तो दोस्त क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल की डिस्कवरी एलिजेंड्रो वोल्टा ने की थी 1800 में, जो कि एक इटालियन फिजिसिस्ट थे। ठीक है। एलिजेंड्रो वोल्टा को ऑनर करने के लिए जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसकी एसआई यूनिट को वोल्ट रख दिया गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो एसआई यूनिट वोल्ट है वो इन्हीं को ऑनर करने के लिए रखी गई है, इनके नेम पर, एलिजेंड्रो वोल्टा। क्लियर है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कि सेल का अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। देखो हम सब जानते हैं सेल क्या होता है। सेल एक डिवाइस होती है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करती है। हम लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ा था कि करंट क्यों फ्लो करता है, करंट फ्लो क्यों करता है। तो वहां हमसे बोला गया था करंट फ्लो इसलिए करता है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, चार्ज फ्लो इसलिए करता है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो वहां बात आई थी कि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, वो तो ठीक है, पर भाई देता कौन है पोटेंशियल डिफरेंस। तो वहां बात आई थी पोटेंशियल डिफरेंस आपको सेल या बैटरी देते हैं। तो क्लियर है। तो हम जो स्टडी करेंगे आज, वो स्टडी यही करेंगे कि जो ये सेल होते हैं जो कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, क्या इनके अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, हाँ या ना। ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्त, जय हिंद, जय भारत। हम अपने इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल में हम लोगों को क्या पढ़ना है, जैसा कि मैंने अभी भी आपसे बात की थी कि हमारा जो सेल होता है इसका काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना ताकि करंट फ्लो कर सके। और करंट क्या होता था, करंट के बीच में हम लोगों ने ये तो पढ़ी रखा है कि किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करता था तो रेजिस्टेंस वहां पर आता था। तो रेजिस्टेंस होने की वजह से वहां पर हमारा कुछ पोटेंशियल ड्रॉप भी होता था। तो हम बात करेंगे कि क्या पोटेंशियल ड्रॉप यहां भी होगा, क्योंकि भाई एक बात बताओ, किसी भी कंडक्टर के अंदर, कोई भी कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के जाने पर, इलेक्ट्रिक करंट कब जाता था, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता था। इलेक्ट्रिक करंट कब जाता था, पोटेंशियल डिफरेंस होता था। तो जब भी कोई रेजिस्टेंस आता था बीच में, जब भी कोई रेजिस्टेंस आता था तो वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होता था। तो क्या इंटरनल रेजिस्टेंस होने की वजह से सेल के अंदर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो जवाब है हाँ। क्योंकि आज का हमारा क्वेश्चन ही यही था कि भाई जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, उसकी वजह से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उसमें रेजिस्टेंस होता है कि नहीं होता। तो पहला तो जवाब है हाँ भाई होता है। सेल का भी अपना खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्यों होता है, आप लोगों ने पढ़ा था ना, जब इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसके अंदर जब आयंस का इधर उधर ट्रांसफर होता है तो भाई दिक्कत तो उन्हें भी आती है मूव करने में, यानी रजिस्ट उन्हें भी करने का कोई ना कोई कोशिश करता है जो दूसरे आयंस हैं। क्लियर है। तो वही बात है कि भाई इसमें रेजिस्टेंस होता है। तो अब पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो जवाब है हाँ भाई होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन द टर्मिनल ऑफ अ सेल आर कनेक्टेड बाय अ वायर, जब भी सेल का टर्मिनल वायर से कनेक्ट किया जाता है, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द वायर फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी किसी वायर को सेल के एंड पर ज्वाइन किया जाता है तो करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। जैसे किसी बल्ब को सेल से लगाओ तो बल्ब जल जाता है, बल्ब ग्लो कर जाता है। बल्ब ग्लो क्यों कर जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट आ गया। इलेक्ट्रिक करंट क्यों आ गया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। पोटेंशियल डिफरेंस कहां से मिल गया, क्योंकि सेल लगा दिया। तो यानी कि सेल है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, इलेक्ट्रिक करंट दे रहा है। तो पहला पॉइंट उन्होंने यही बोला है। और आपको डायरेक्शन ही पता होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है। बट inside the electrolyte of cell the positive ions flow from the lower to the higher potential। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो पॉजिटिव आयंस हैं वो फ्लो करते हैं लोअर टू हायर पोटेंशियल। यानी आप इस वाले सेल को देखो, इस वाले सेल को जब हम देखेंगे, ये वाला सेल हमारा, देखो ध्यान से समझना, सेल को देखना, ये हमारा पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव कैथोड, और ये हमारा एनोड है नेगेटिव। ठीक है, ऊपर हो गया पॉजिटिव, नीचे हो गया नेगेटिव। जो ये ब्लू वाला पार्ट है वो पॉजिटिव है, रेड वाला पार्ट नेगेटिव। यहाँ लिखा भी हुआ है एनोड और कैथोड, कैथोड पॉजिटिव नेगेटिव। अब एक बात बताओ, ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करेगा वो फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। मैंने ये मान लिया, आई किधर फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि भाई पॉजिटिव ये है नेगेटिव ये है, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ फ्लो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्लो करेगा। अब एक बात बताओ, पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ तो फ्लो कर गया, लेकिन इससे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, किसको, पॉजिटिव चार्ज को। या ऐसे समझ लो
कि अगर आपने यही पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, अगर करंट का डायरेक्शन ये है, अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि भाई करंट के पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। अब मैंने बोला पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है तो सीधी सी बात है नेगेटिव टू पॉजिटिव आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे। मैंने ये बना दिया रेड से, ये डायरेक्शन हो गया नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब नेगेटिव टू पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन आराम से पहुंच गए, क्योंकि देखो भाई ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अंदर भी तो मेहनत करनी पड़ेगी वापस इलेक्ट्रॉन को देखो यहाँ नेगेटिव के पास भेजने के लिए, वापस नेगेटिव के भेजने के लिए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन वापस नेगेटिव पे आएंगे तो यहाँ क्या होगा, एनर्जी लगेगी, क्योंकि हम लोगों को पता है ना ये नेगेटिव 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 रिपेल करेगा, तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ, एक तो रेजिस्टेंस, ऊपर से वर्क भी करना पड़ेगा, तो भाई पोटेंशियल का ड्रॉप होगा ही होगा। तो पहली बात तो क्लियर हो गई। तो जब ये अंदर आते हैं तो कैसे भी समझ लो कि या तो कह लो कि करंट इधर आया तो वापस भी तो करंट ऊपर जाएगा पॉजिटिव, तभी तो वापस से फ्लो करेगा। तो करंट यहां जाएगा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल किसे बोलते हैं आप लोगों को याद होगा, लोअर पोटेंशियल बोलते हैं हम नेगेटिव को, हायर पोटेंशियल बोलते हैं हम पॉजिटिव को। तो या तो कह लो इलेक्ट्रिक करंट या पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, या कह लो पॉजिटिव आयन, कह लो पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन फ्लो करेगा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, या ऐसे कह लो नेगेटिव आयन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं ऊपर भाई कैथोड से, क्योंकि यहां से तो इलेक्ट्रॉन चले गए, अब कैथोड से कहां आ रहे हैं, नीचे एनोड की तरफ आ रहे हैं। तो या कह लो पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल नेगेटिव आयन फ्लो करेंगे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल नेगेटिव आयन फ्लो करेंगे। पूरी बात का कंक्लूजन ये है, ध्यान से समझ लो। इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर, सेल के अंदर, तो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से करंट है। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कौन कौन होता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो भैया बाहर फ्लो होगा तो पॉजिटिव आयन का जो फ्लो होगा वो इलेक्ट्रिक करंट है, तो यहां से तो इलेक्ट्रिक करंट निकल गया, यहां से सॉरी यहां से आया पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव आ गया, यानी पॉजिटिव आयन आ गया। अब अंदर जब पॉजिटिव आयन जाएगा, अंदर पॉजिटिव आयन जाएगा तो कहां जाएगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। तो या तो बोलो कि पॉजिटिव आयन जा रहा है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, रेजिस्टेंस मिलेगा, या ऐसे बोलो कि भाई जो ये यहां से हमारा गया, कौन गया, इलेक्ट्रॉन गया या नेगेटिव आयन गया, नेगेटिव आयन जब गया तो नेगेटिव आयन वापस कहां जाएगा, एनोड के पास जाएगा, तो नेगेटिव आयन कहां चल रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो वही बात तो वहां लिखी थी मेरे भाई इन्होंने, कि जो हमारा पॉजिटिव आयन है उसका फ्लो होता है लोअर से हायर पोटेंशियल, और नेगेटिव आयन फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। तो दोनों मेंशन कर दिए, नेगेटिव आयन फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, यानी ऊपर हायर था नीचे लोअर था, नेगेटिव आयन इधर फ्लो कर रहे हैं, और अगर पॉजिटिव आयन ऊपर फ्लो कर रहे हैं, यानी लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो पॉजिटिव आयन फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर, नेगेटिव आयन फ्रॉम हायर टू लोअर। बात क्लियर समझ आ गई? अगर कोई भी डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे बोला गया है मेरे भाई, अगेंस्ट बैकग्राउंड ऑफ द अदर आयंस एंड न्यूट्रल एटम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव आयन हमारे जा रहे हैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, बीच में बहुत सारे आयंस मिलेंगे जो न्यूट्रल हैं, और नेगेटिव आयन आ रहे हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, बहुत सारे आयन मिलेंगे। तो जब भाई ये पास ऑन हो रहा है लो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का, तो क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। तो कंक्लूजन आ गया कि भैया रेजिस्टेंस आपके इलेक्ट्रिक सेल के अंदर भी है, और उसी को बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। क्लियर है? आगे, सो द इलेक्ट्रोलाइट ऑफर सम रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट इनसाइड द सेल, यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट बाहर तो मिल ही रहा था, सेल के बाहर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा था किसी भी वायर के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर, वहां तो रेजिस्टेंस मिल ही रहा था, नो डाउट। लेकिन जब इलेक्ट्रिक करंट सेल के अंदर से भी निकलेगा तो वहां भी उसको रेजिस्टेंस ऑफर होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्टेंस मिलता है। तो सो द इलेक्ट्रोलाइट ऑफर द सम रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड द सेल। क्लियर है मेरे भाई? वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लो। मैं फिर से बता दे रहा हूं मेरा मेथड क्या है पढ़ाने का। भाई पहले पूरा समझाता हूं, पहले अच्छे से समझते रहो, कुछ मत करो, सिर्फ वीडियो को देखो ऐसे करके आराम से। वीडियो देख ली, जब लास्ट में मैं कहता हूं ना कि नोट डाउन कर लो, तो मैं यहां से हट जाऊंगा फ्रेम में से, आप पूरा नोट डाउन कर लो, और नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठो भाई। मैं पूरा सिलेबस करा रहा हूं। चैप्टर 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, चैप्टर 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पर कम से कम 20-25 वीडियो हैं, जाके देखो प्लेलिस्ट में। 12th क्लास का चैप्टर 1 पूरा है, 12th क्लास का चैप्टर 2 पे भी पूरी वीडियोज है, चैप्टर 3 चल रहा है,
तो भाई सीक्वेंस में तमीज से नोट बनाना शुरू कर दो, नोट्स बनाना, क्योंकि मेरा पूरा मूड है कि इस साल मैं 12th क्लास का सिलेबस कराऊंगा ही कराऊंगा, बोर्ड लेवल का, जो क्लास 12th बोर्ड है उस लेवल का सिलेबस मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है, तो नोटबुक लेके बैठो, नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। नोट कर लिया, ठीक है। तो यानी यहां से हमें इन सारे पॉइंटों से ये बात तो समझ आ गई कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सेल के अंदर, किसको, करंट को मिलता ही मिलता है। आगे क्या बात हुई है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। वो तो नाम से तुम्हें पता ही था कि जो भी आपके कौन इलेक्ट्रोलाइट है सेल के, इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन है, एक पॉजिटिव आयन है एक नेगेटिव आयन है, तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन को जो पास होने में प्रॉब्लम आ रही है, जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल क्लियर है, क्या हो गया, जो इलेक्ट्रोलाइट मूव कर रहे हैं उनको मूव करने में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो परेशानी आ रही है, जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, वही इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को बोला जाता है। आगे, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, यानी किसी भी सेल का, किसी भी इलेक्ट्रिक सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, ये किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा, यानी कौन कौन सी बातें हैं जो डिसाइड करेंगी हाँ भाई इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ना इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, क्या बातें हैं, वन बाय वन बात करते हैं। नंबर 1, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यानी इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर मतलब सॉल्यूशन कौन है, कुछ भी होता है, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, जो भी है, आयोन्स किसके हैं, किस एलिमेंट के आयोन्स हैं, Na2SO4 है, CaSO4 है, बहुत सारे होते हैं सॉल्यूशन, पता नहीं किसका है। तो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इस बात पर डिपेंड करेगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होने वाला है। नंबर 2, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के। वो तो वैसे समझ में आ गया, इलेक्ट्रोलाइट है कोई, उसकी कॉन्सेंट्रेशन है ज्यादा, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब समझ लो थिक लिक्विड है, पतला लिक्विड नहीं है, भारी मतलब गाढ़ा, ऐसे कह सकते हो, थिक लिक्विड है, तो भैया कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वही बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के। इलेक्ट्रोलाइट जितना डाइल्यूट होगा, इलेक्ट्रोलाइट जितना डाइल्यूट होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। जितना कॉन्सेंट्रेट होगा, जितना गाढ़ा होगा, जितना थिक होगा, उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर करेगा। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। नंबर 3, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, वही वाली बात आ गई लेंथ वाली। तो भैया वो तो डिपेंड करेगा ही। अब सेल है, सेल के बीच एक इलेक्ट्रोड ऊपर हो गया, कैथोड एक हो गया एनोड, कैथोड एनोड का डिस्टेंस ये है, रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, तो ये कैथोड और एनोड का जब आप डिस्टेंस बढ़ा दोगे, लेंथ बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो वही बोला है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, यानी कैथोड और एनोड के बीच का। आगे, it varies inversely as the common area of the electrode immersed in the electrolyte। बहुत बढ़िया, ये वेरी करेगा इनवर्सली, किसके, कॉमन एरिया के, कॉमन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे करेगा, कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें इलेक्ट्रोड रखे गए हैं, इट वेरी इनवर्सली द कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड इमर्स्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। अगर एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होता है, वो तुमने पहले ही पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होता था एरिया बढ़ने में क्या होता था, कम होता था। सेम यहाँ पर है कि जो आपका इलेक्ट्रोड है वो जो इमर्स्ड है जिस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, अगर उसका एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी एरिया जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया जितना कम इलेक्ट्रोड रखने का, रेजिस्टेंस ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घट रहा है तो एक बढ़ रहा होगा। क्लियर है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा अगर एरिया कम हुआ, और एरिया ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो वही क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नंबर 4, आगे बढ़ते हैं। 5th, इट इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यानी ये इंक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा जब आपका इलेक्ट्रोलाइट, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा जब आप इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर डिक्रीज करोगे। तो ये वाली बात तो मैंने वहां भी बता दी थी, टेम्परेचर डिपेंडेंस बढ़ाता ना, याद है, टेम्परेचर डिपेंडेंस बढ़ाता है इलेक्ट्रोलाइट का, तो वहीं क्लियर कर दिया था कि टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहां बोला इन्होंने कि अगर इट इंक्रीज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो वहीं क्लियर हो गई थी वाली बात, तो वरना यहां याद कर लो कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया तो मॉलिक्यूल आ जाएंगे पास, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, विस्कस ज्यादा हो जाएगा। अब विस्कस ज्यादा होने की वजह से दिक्कत आएगी निकलने में,
टेम्परेचर बढ़ा दो, आयोन्स ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे, उनका जो आयोनिक मतलब इंटर आयोनिक अट्रैक्शन है, जो आयोन्स का अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ गया, दूर दूर हो जाएंगे, आराम से निकल जाओगे। तो समझ आ गया, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इट इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा, किसका? इलेक्ट्रोलाइट का, जो कि सेल के अंदर है। क्लियर है मेरे भाई? वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन कर लो। ठीक है मेरे भाई, नोट डाउन कर लिया? तो ये सारी बातें थी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल टॉपिक की। आगे मैं बात करूंगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है सेल का, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। क्लियर है मेरे भाई? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। और मैं आपसे फिर एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ छोटी सी, कि मेरे भाई ना मैं आपसे सब्सक्राइब मांग रहा, ना मैंने आपको बोला वीडियो को लाइक करो, ना मैंने बोला कि मेरा सब्सक्राइबर बटन को दबाओ, ना मैंने बोला मेरा बेल आइकन दबाओ, कुछ नहीं बोला। सिर्फ एक रिक्वेस्ट जो मैंने शुरू से की है, कमेंट करके जाओ वीडियो पे। ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखो, अगर आपने मेरी वीडियो यहां तक देखी है तो ऑब्वियसली आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, तो बात कर सकता हूं। अगर मैं यही बात वीडियो के स्टार्टिंग में कहता तो कहते यार क्या टाइम वेस्ट कर रहा है यार फालतू में। तो अब थोड़ी सी तो रेस्पेक्ट दे ही सकते हो, क्योंकि लास्ट में बात कर रहा हूं। तो एक्चुअली क्या है मेरे भाई, जब भी आप कमेंट करते हो ना, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, उसका अफेक्ट मुझ पर पड़ना ही पड़ना है। अच्छा करोगे तो भाई मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं यार चलो, मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ अच्छा फीडबैक आया है। अगर कुछ गंदा फीडबैक आएगा तो क्वेश्चन मार्क लगेगा कि ऐसा क्यों आया, क्या हम इसे और बेहतर बना सकते हैं, क्या हम और अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, क्या और हम कोई बेस्ट क्वालिटी दे सकते हैं। और तीसरा कमेंट का टाइप हो सकता है कोई फीडबैक, कोई सजेशन कि सर आप ऐसा कर लो, सर आप इसमें ये चेंज कर दो। तो तीनों ही कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। इसलिए मेरे भाई शुरू से, जब से ये चैनल बना है तब से मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है, मेरे जो भी भाई बहन है छोटे, जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं, कि भाई बस मैं कमेंट मांगता हूँ, क्योंकि कमेंट से आइडिया हो पाता है वीडियो अच्छी है, वीडियो बेकार है, या इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है। बाकी सब्सक्राइब करना ना करना ये आपकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है मेरे भाई? तो ये मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट थी जो मैंने कर दी, और आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। मिलते हैं फिर अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।